वेलकम टू इन्वेस्ट आचार्य। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ ठक्कर। देखिए, आज के वीडियो की शुरुआत में कोट से करना चाहूंगा कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि क्या नहीं करना है। यानी कि वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो नए इन्वेस्टर्स रेगुलरली करते हैं या कुछ पुराने इन्वेस्टर्स भी वो मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो आज हम ये मिस्टेक्स देखेंगे जो आपको 101% अवॉइड करनी चाहिए। नए लोग जो मार्केट में आते हैं वो सबसे पहली गलती यही करते हैं कि वो दूसरों को और दूसरों की टिप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो बोलेंगे भाई टिप दे दे, एक दो बार वो बंदा आपको टिप देगा, वो सही भी हो जाएगी तो आप कमा लोगे। लेकिन मान लीजिए बाद में उसने टिप दी 3 4 5 बार, वो गलत हो गई तो आप अपना जो प्रॉफिट था वो और साथ में जो आपका कैपिटल था वो भी लूज कर जाओगे। इसलिए कभी भी किसी को फॉलो मत करिए। और लोग तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि भाई इसने बोल दिया है मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कभी भी किसी को इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, स्टॉक के बारे में कोई अच्छी न्यूज आ गई तो उसको स्टॉक को बहुत जल्दी खरीदेंगे, और कोई बुरी न्यूज आ गई तो स्टॉक को बेचेंगे। देखिए, कभी भी न्यूज को सुन के या देख के इन्वेस्टमेंट मत करिए। इससे आपका कैपिटल बहुत सही में लूज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कैपिटल कब लूज हो गया। या फिर किसी की एक वीडियो देख लेंगे या फिर किसी ब्रोकर की एक टिप आ गई कि भाई ये स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 2 साल में करोड़पति। ठीक है, मैं मना नहीं करता हूं कि आप वो वीडियोस मत देखिए, देखिए, लेकिन उस वीडियो से इंस्पिरेशन लीजिए, ना कि उस वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो करिए। इवन मेरी वीडियोस को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, अपना एनालिसिस करिए, मैं क्या सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ वो भी देखिए। और अपनी दिन रात की मेहनत से जो आपने कैपिटल कमाया है उसको कभी लूज मत करिए। वॉरेन बफेट सर का पहला रूल यही है कि नेवर लूज योर मनी इन मार्केट। कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। इन्वेस्टर जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग पहले कंपनी को देखते हैं ना कि सेक्टर को। हमें कंपनी का रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट न्यूज मालूम होगी या सब इंफॉर्मेशन मालूम होगी कि कंपनी की सेल्स में कितना जंप हो रहा है या कंपनी की सेल्स डाउन जा रही है, कंपनी की प्रॉफिट में कितना जंप आया है या कंपनी की जो सेल्स है वो डाउन ग्रेड में जा रही है। लेकिन क्या हम लोगों को सेक्टर के बारे में पता होगा? देखिए, अल्टीमेटली किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने से पहले हमें उस सेक्टर के बारे में मालूम करना होगा कि वो सेक्टर आने वाले सालों में कैसा परफॉर्म करेगा, वो सेक्टर की ग्रोथ कैसी रहेगी। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि अदर्स कंट्री जैसे कि यूएस यूके में वो सेक्टर कैसा वर्क कर रहा है। उस हिसाब से हमें इंडिया में भी देखना होगा कि आने वाले सालों में वो सेक्टर कैसा वर्क कर सकता है। और कुछ इन्वेंशन जो यूएस एंड यूके में हुए होंगे वो इन्वेंशंस को इंडिया में आने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लग जाता है। कभी कभी उन इन्वेंशंस को आने में 5 साल भी लग जाता है। तो वो इन्वेंशंस जो अच्छे इन्वेंशंस होते हैं जिनकी वजह से पूरे सेक्टर की ग्रोथ होती है, वो इन्वेंशंस को आने में इंडिया में कितना टाइम लगेगा, और जब तक वो इन्वेंशंस आएंगे तब तक इंडिया का वो सेक्टर कितना हद तक ग्रो कर चुका होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तब जाके हम कंपनी की ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और हमें ये पता चल पाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी बुरी है। अभी ये जो मैंने आपको बताया उसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज का बूम पिछले 5 7 सालों से यूएस एंड यूके में चल रहा है और इंडिया में ये बूम 2 या 3 साल पहले आया है। तो अभी मान लीजिए आपको 2 या 3 साल पहले नहीं, 1 साल पहले पता चला कि रिन्यूएबल एनर्जीज के साथ साथ ईवी का भी बूम आने वाला है, और ईवी को चार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी। तो आपने ये देखा कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज है उस पर ज्यादा एग्रेसिवली वर्क कौन कर रहा है, या जो पुरानी एनर्जीज है उसको छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कौन सी कंपनी या कौन सा स्टॉक जा रहा है। तो आपको पता चला कि टाटा पावर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जा रहा है। तो आपने 1 साल पहले जब टाटा पावर का प्राइस देखा होता तो वो अराउंड था 70 और 80 रुपीज से। ठीक है, वो 70 80 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। आपने 1 साल पहले उसको ले लिया एंड देन ओनली 1 ईयर टाटा पावर कहां पहुंच गया, 225 से 250। क्यों? क्योंकि सेक्टर के रिलेटेड बहुत सारी अच्छी न्यूज आई, इंडिया में वो सेक्टर की ग्रोथ हुई और रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ इंडिया का सेक्टर अभी धीरे धीरे जा रहा है। देखिए, सिर्फ आपको सेक्टर एनालाइज करने से कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया। लोग अब टाटा पावर के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें लेना चाहिए, और अब ऑलरेडी सेक्टर एनालाइज करने की वजह से
उस स्टॉक में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हो और आने वाले सालों में भी रहोगे, तो आपको पहले सेक्टर ही एनालाइज करना चाहिए, बाद में आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे या बहुत कम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। देखिए क्या होता है कि वो अपने पोर्टफोलियो में या तो 2 या 3 स्टॉक ऐड करेंगे और या तो 15 से 20 स्टॉक ऐड करेंगे। ये या तो बहुत कम क्वांटिटी हुई या तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हुई। मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10 स्टॉक इनफ है और वो स्टॉक अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम सेक्टर के लेके बैठ जाओगे तो अगर वो सेक्टर ही पूरा क्रैश करेगा तो आपके सभी स्टॉक क्रैश कर जाएंगे। और वो जो 5 से 10 स्टॉक होंगे उसमें आपका पैसा बराबर डिवाइडेड होना चाहिए। मान लो आप 10 स्टॉक में 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब में 1-1 लाख इन्वेस्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों कि मान लीजिए आपने 10 स्टॉक लिए और एक स्टॉक में 2 लाख लगा दिए, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिए, तो अब क्या होगा, अगर वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा, क्योंकि बाकी सब से उसमें अमाउंट ज्यादा है तो स्टॉक भी ज्यादा होगा और जितना लॉस हो रहा है वो लॉस भी ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना जो फंड है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन या लेस डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो फ्लक्चुएट करेगा। मान लीजिए आपके पास 5 स्टॉक है और आपने एक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और बाकी 4 में उस पर्टिकुलर स्टॉक के मुकाबले कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अभी अगर वो स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाता है यानी कि डाउनफॉल लेता है तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा। और वही स्टॉक अगर बहुत जल्दी अप चला जाता है तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ जाएगा। ये जो फ्लक्चुएशन है वो हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि सब में बराबर पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से एक और चीज होती है कि आप ना सब कंपनी को ट्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-25 कंपनी है तो आप रोज सबको ट्रैक नहीं कर पाओगे और इससे लॉस का चांस बढ़ जाएगा। तो हमेशा एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अगर आपको और ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो सब में बराबर डिवाइड करके ही इन्वेस्ट करें, जिससे आपको लॉस नहीं होगा और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफिकेशन में रहेगा। चौथी सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो है कि एक ही स्टॉक को बार बार एवरेज करना। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 2 या 3 ही स्टॉक है, आप अभी उतने ही अफोर्ड कर सकते हो, आप ज्यादा रिच इन्वेस्टर नहीं हो। अभी क्या हो रहा है कि एक स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर रहा है और आप क्या सोच रहे हो कि यार जितना गिरेगा मैं उसको उतना उठाऊंगा, ये जितना गिरेगा मैं उसको उतना उठाऊंगा, पर्टिकुलर वो 1 स्टॉक को। अभी ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जानते हैं कैसे? कि अगर आप 100% श्योर नहीं हो कि भाई वो स्टॉक में कुछ हुआ नहीं है या आपको कुछ न्यूज पता चली है, आपको लगता है वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, तभी आप उस स्टॉक को एवरेज करिए। वरना आप क्या करिए, वो जिस अमाउंट का स्टॉक है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का स्टॉक है, आप 1000 रुपए का नया कोई भी या 1000 रुपए के आसपास का कोई भी नया स्टॉक ऐड कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वाइड होगा और डाइवर्सिफिकेशन होगा। क्योंकि अभी आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3 स्टॉक ही है, लेकिन अगर आप उस एक को एवरेज करने जाओगे तो आपका सबसे ज्यादा पैसा उस स्टॉक में लगेगा और वो जितना नीचे गिरेगा उतना आप क्या सोचोगे, यार ये तो गिर रहा है, अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक स्टॉक को एवरेज करने के बदले उसी पैसे को बराबर से डाइवर्सिफिकेशन करना है। और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक और गिरेगा तो आप क्या करेंगे, एक पोर्टफोलियो में नया स्टॉक ऐड कर देंगे, जिससे आपको लॉस होने के चांस कम हो और आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहे, ना कि वहीं स्टक हो जाए। अगर आपने ये गलती की कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा लग गया तो अगर वो स्टॉक गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर जाएगा और अगर उठेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी उठ जाएगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आपको एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना है, उसको डाइवर्सिफाई भी करना है और ज्यादा भी नहीं करना है डाइवर्सिफिकेशन और कम भी नहीं करना है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, अगर आप मुझे बोलो ना कि एक जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक होती है वो होती है कि इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर पेनी स्टॉक गलत होता है या कोई पेनी स्टॉक कभी मल्टीबैगर नहीं बन सकता, बन सकता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि मैंने कई वीडियोस रिसर्च के लिए देखे हुए हैं यूट्यूब पे और उन सब वीडियोस की कमेंट में आपको पता है मैं क्या देखता हूँ कि सर कोई ऐसा पेनी स्टॉक बता दो जो 1 या 2 साल में 1000 रुपए पहुंच जाए। ये ब्लाइंडली पेनी स्टॉक्स को फॉलो करना गलत है। क्यों?
अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने 10 रुपए का एक पेनी स्टॉक लिया, ठीक है। एक महीने बाद वही स्टॉक 11 रुपए का हो गया। और दूसरी तरफ एक इंसान ने टाटा स्टील लिया 1000 रुपीज का, और वही स्टॉक फिर कितने का हो गया, 1100 का, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों ही केस में दोनों पर्सन को 10% का रिटर्न मिला। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि टाटा स्टील है वो कई बार 1000 से नीचे जा चुका है। इवन वो 300 भी चला गया था लॉकडाउन के टाइम में, और फिर वहां 300 से उसने बाउंस बैक किया, वो आज 1000 के भी प्लस में चल रहा है। अभी उसने वो कई बार करके दिखाया है कि वो उससे 50% क्रैश होने के बाद भी वापस 50% तो अप आया ही है, लेकिन उससे ज्यादा अप आया है। क्या आपका पेनी स्टॉक एक बार 11 से 2-3 रुपए चला जाएगा तो वो फिर से 11 रुपए पे आएगा? क्यों? क्योंकि टाटा स्टील एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ठीक है। और वो पेनी स्टॉक के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। ये एक पेनी स्टॉक का मिथ होता है कि अगर मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा या फिर ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक लूंगा और वो स्टॉक 1 रुपया भी बढ़ेगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि दोनों ही केस में आपको रिटर्न तो सेम ही मिलेगा, बट एक तरफ टाटा स्टील में सेफ्टी है और पेनी स्टॉक का तो पूरी तरीके से डेटा भी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो आपको चूज करना है कि आपको अब पेनी स्टॉक्स में जाना है या अपने इन्वेस्टमेंट को सेफली ग्रो करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब पेनी स्टॉक गलत होते हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि हर पेनी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पेनी स्टॉक मल्टीबैगर हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उसको अच्छे से रिसर्च करना है, उस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखनी है, फिर ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। सादा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कभी मत करिए। सिक्स्थ जो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है, मेरे हिसाब से वो भी एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है कि खुद का एनालिसिस ना करना, यानी कि सेल्फ एनालिसिस नहीं करना। देखिए, मैं पर्सनली कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं भाई स्टॉक मार्केट के लिए टिप दे दे, फिर वो लोग क्या करते हैं, किसी ब्रोकर या किसी और की टिप से स्टॉक को खरीद लेते हैं। पर उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने जो सेक्टर खरीदा है उस सेक्टर में क्या चेंज हो रहे हैं, वो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, और वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप एक बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हो और बिजनेस में पार्टनर बन रहे हो। तो आपको ये सब चीजें 101% पता ही होनी चाहिए। इवन आपको कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी पता होना चाहिए। आप किसी भी एक वीडियो या किसी भी एक टिप की इन्फ्लुएंस में आके कभी भी स्टॉक मत खरीदिए। प्लीज हमेशा खुद का एनालिसिस करिए। मेरे या किसी भी के एक और वीडियो या किसी की टिप से कभी भी स्टॉक मत खरीदिए, वरना आपको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट आचार्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा।